नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हमने अशुद्धि शोधन से तात्पर्य, भाषाई अशुद्धि का स्वरूप तथा भाषाई अशुद्धि के विभिन्न कारणों को विस्तार से पढ़ा है। इसी के साथ साथ हम शब्द अशुद्धि पर भी चर्चा कर रहे हैं। आज हम पुनः शब्द अशुद्धि के अंतर्गत विशेषकर शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि पर चर्चा करेंगे। शब्द अशुद्धि का अध्ययन करते हुए हमने इस बात का उल्लेख किया था कि शब्दगत अशुद्धियों में शब्द निर्माण से संबंधित अशुद्धि तथा शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि का समावेश होता है। शब्द निर्माण से संबंधित अशुद्धियों में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास रचना से संबंधित अशुद्धियों के उदाहरण हमने गत तासिका में विस्तार से पढ़े हैं। आज हम शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि पर पुनः चर्चा करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का रूप शब्द रूप कहलाता है, अर्थात कोई शब्द जिसका प्रयोग जिस वाक्य में जिस रूप में किया जाता है उसे शब्द रूप कहा जाता है। शब्द रूप को पद या चलित इन नामों से भी जाना जाता है। आवश्यकता के अनुसार एक शब्द के कई शब्द रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संज्ञा रूप, सर्वनाम रूप, विशेषण रूप, क्रिया रूप, क्रिया विशेषण रूप आदि। भाषा चाहे कोई भी हो, हर भाषा में शब्दों के इन विविध रूपों के निर्माण की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को बाधित कर अर्थात इस व्यवस्था को अनदेखा कर, इस व्यवस्था के नियमों को अनदेखा कर जब शब्द रूपों का निर्माण होता है तब शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धियां जन्म लेती है। शब्द रूप निर्माण करते समय परसर्गों के आधार पर शब्द रूपों का निर्माण, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर विभिन्न शब्द रूपों का निर्माण आदि की ओर भी अति सूक्ष्म ध्यान देना आवश्यक होता है, अन्यथा शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धियां जन्म लेती हैं। शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धियों के 3 भेद या वर्ग है, जिनमें पहला वर्ग है विकारी तथा अविकारी शब्द भेद की अशुद्धियां। विकारी शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है तथा अविकारी शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन न कर उन्हें जो का त्यों अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। किंतु जहाँ विकारी शब्द का मूल रूप में या फिर अपेक्षित विकार से हटकर किसी अन्य रूप में ही प्रयोग होता है तथा अविकारी शब्द को भी जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, अनावश्यक परिवर्तन कर उसका प्रयोग किया जाता है, तब विकारी तथा अविकारी शब्द भेद की अशुद्धियों का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य हम देखेंगे कि इतनी रात बीती तुम क्यों गई। इस वाक्य में बीती शब्द अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध शब्द है बीते। बीते में परिवर्तन कर बीती शब्द का प्रयोग इस वाक्य को अशुद्ध बनाता है। इतनी रात बीती तुम क्यों गई की अपेक्षा इतनी रात बीते तुम
क्यों गई वाक्य शुद्ध कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, राम कमर कसा बैठा है। कसा बैठा है की अपेक्षा राम कमर कसे बैठा है, वाक्य शुद्ध है। शीला आपसे आप चली गई। आपसे की अपेक्षा शीला अपने आप चली गई या शीला स्वयं चली गई, वाक्य अधिक शुद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि विकारी शब्दों में अधिक परिवर्तन या फिर अविकारी शब्दों में अनावश्यक परिवर्तन शब्द अशुद्धि को जन्म देता है। इसके पश्चात सामान्य या तिर्यक शब्द रूप भेद की अशुद्धि। तिर्यक शब्द से तात्पर्य है वक्रता या टेढ़ापन। जहाँ परसर्ग रहित संदर्भ सामान्य होता है और परसर्ग सहित संदर्भ वक्र या तिर्यक कहलाता है, वहाँ पर तिर्यक के संदर्भ में शब्द अपना रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। परसर्ग से तात्पर्य वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द रूप करते हैं, उदाहरण के तौर पर ने, को, से, पर आदि। इन परसर्गों को छोड़कर जहाँ पर शब्द प्रयोग होता है वे शब्द प्रयोग सामान्य कहलाते हैं, किंतु परसर्गों के साथ जहाँ शब्द प्रयोग होता है वे संदर्भ तिर्यक कहलाते हैं और तिर्यक के संदर्भ में शब्द अपना रूप बदलते हुए दिखाई देते हैं। सामान्य तथा इन तिर्यक संदर्भों के प्रति असावधानी या फिर अज्ञान से भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर उसने काम करा की अपेक्षा उसने काम किया, वाक्य शुद्ध है। उसने खेल लिया की अपेक्षा वह खेल लिया। तेरे को क्या चाहिए की अपेक्षा तुझे, तुम्हें या फिर तुमको क्या चाहिए, वाक्य अधिक शुद्ध कहलाता है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं परसर्ग संबंधित अशुद्धियों की ओर। परसर्ग वे स्थिर अर्थ वाले स्वतंत्र रूप है जो अन्य रूपों की तरह विभक्तियों या फिर विभक्ति प्रत्ययों से संयुक्त होकर या उनसे असंयुक्त रहकर अपने से पूर्व स्थिति वाले शब्द अथवा शब्द संहितियों के वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों अथवा शब्द संहितियों से विभिन्न प्रकार के संबंध द्योतित करते हैं। परसर्गों का संबंध शब्द संहिता तथा वाक्यांश के स्तर पर होने वाली संरचना से है। शब्द संरचना से उनका यदा कदा ही संबंध होता है। परसर्ग प्रयुक्ति में प्राप्त अंतगतियाँ इस प्रकार की अशुद्धियों को जन्म देती है। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करते हैं उन्हें परसर्ग कहा जाता है। जहाँ परसर्ग का सही प्रयोग नहीं होता अर्थात अज्ञानवश या फिर किसी भ्रांतिवश परसर्गों का उचित प्रयोग जिस वाक्य में नहीं होता उस वाक्य में अशुद्धियाँ जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर तितले के पास पंख होते हैं, इस वाक्य में तितले की अपेक्षा तितली के पास पंख होते हैं शुद्ध है। मोहन को सिर में दर्द है, इस वाक्य में को
परसर्ग अशुद्ध है। मोहन को सिर में दर्द है की अपेक्षा मोहन के सिर में दर्द है वाक्य अधिक शुद्ध है। लड़कियों को साहस है। यहाँ पर लड़कियों का साहस दर्शाता हुआ यह वाक्य है, किंतु लड़कियों को, यहाँ पर को परसर्ग की अपेक्षा लड़कियों में साहस है का प्रयोग यदि होता तो यह वाक्य शुद्ध कहलाता। यह पेन 10 रुपये को लिया। किसी वस्तु को और उसकी कीमत को दर्शाता हुआ यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यह पेन 10 रुपये को की अपेक्षा यह पेन 10 रुपये में लिया अधिक शुद्ध है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, परसर्ग का प्रयोग करते समय अज्ञानवश या भ्रांतिवश उचित परसर्ग का प्रयोग न करने के कारण भी वाक्य में या शब्द में अशुद्धियाँ निर्माण होती है। इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय अधिक सूक्ष्म दृष्टि से व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा शब्द अशुद्धि का खतरा बना रहता है। इस प्रकार से हमने अशुद्धि शोधन के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण मुद्दा शब्द अशुद्धि विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हमने शब्द अशुद्धि का स्वरूप, विभिन्न कारणों से शब्द अशुद्धि तथा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से शब्द अशुद्धि को समझने की कोशिश की है। कल की तासिका में हम वाक्यगत अशुद्धि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।